हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं पीसी प्रीलिम 2024 की डेली करंट अफेयर्स का आर्टिकल, उस पर बेस्ड क्विज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो चलिए यहाँ देखते हैं। हिग्स बोसोन के अस्तित्व का सिद्धांत देने वाले भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का निधन हो गया। तो चलिए देखते हैं आखिर इनके बारे में क्या क्या है। पीटर डब्ल्यू ह्यूग्स को 2013 में फ्रैंकोइस एंगलर्ट के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार उस तंत्र की सैद्धांतिक खोज के लिए दिया गया था जो यह समझने में मदद करता है कि उपपरमाण्विक कणों के द्रव्यमान की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, इसके लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। हिग्स ने 1964 में हिग्स बोसोन के अस्तित्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अंततः इस कण को 2012 में लार्ज हाइड्रन कोलाइडर, जिसको LHC में खोजा गया था। ठीक है, LHC विश्व का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सलरेटर है। यह स्विट्जरलैंड में यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला यानी सर्न में स्थित है। ठीक है, चलिए और देखते हैं हिग्स बोसोन के बारे में। हिग्स बोसोन हिग्स फील्ड से जुड़ा मूलभूत कण है। हिग्स फील्ड अन्य मूलभूत कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है। इन कणों का द्रव्यमान हिग्स फील्ड के साथ उनकी अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। फोटॉन्स इस फील्ड के साथ अंतःक्रिया नहीं करते हैं और इस कारण उनमें द्रव्यमान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जिसे कण अंतःक्रिया करते हैं, इस कारण उनमें द्रव्यमान होता है। हिग्स बोसोन स्वयं भी इस फील्ड के साथ अंतःक्रिया करता है और इस प्रकार उसका द्रव्यमान होता है। हिग्स फील्ड और हिग्स पार्टिकल की अवधारणा हमारी इस वर्तमान समझ के लिए आधारभूत है कि प्रकृति कैसे काम करती है। तारे, ग्रह और जीवन केवल इसीलिए उत्पन्न हो सके क्योंकि कणों ने हिग्स बोसोन से जुड़े बुनियादी क्षेत्र से अपना द्रव्यमान प्राप्त किया है। अन्य मौलिक कण क्या है ये देखेंगे। फर्मिऑन, कुल 12 मूलभूत फर्मिऑन हैं। ये पदार्थ के निर्माण के खंड हैं। ये 6 क्वार्क और 6 लेप्टॉन में विभाजित है। बोसोन वे कण हैं जो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा और बल का वहन एवं प्रसार करते हैं। अब है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन पर रोक पर एक विशेषज्ञ नियुक्ति की गई है। तो क्या है देखते हैं। इससे पहले 2021 में UNHRC ने मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन पर एक संकल्प पारित किया था। इस संकल्प में यह रेखांकित किया गया था कि सुभेद्य आबादी के अधिकार जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से अन्य वर्गों की तुलना में अधिक प्रभावित हुए हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाइयों के साथ मानवाधिकारों के एकीकरण की आवश्यकता क्यों है। जलवायु परिवर्तन का अलग अलग मानवाधिकारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इनमें जीवन, भोजन आदि के अधिकार शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार हाशिए पर रहने वाले समुदाय जलवायु परिवर्तन के खतरों से अधिक प्रभावित होते हैं। कार्रवाइयों के साथ मानवाधिकार के एकीकरण के लिए बेहतर समन्वय और अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाइयों के साथ मानवाधिकारों के एकीकरण के तरीके। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, वन संरक्षण आदि को बढ़ावा देना चाहिए। फिर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संबंध से संबंधित परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन में प्रभावित समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन्हें उचित प्रक्रिया तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु उपाय भी किए जाने चाहिए। जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाइयों के साथ मानवाधिकारों के एकीकरण के लिए शुरू की गई पहले। तो क्या क्या पहले शुरू की गई है वो देखते हैं अगले पेज में। तो पेरिस समझौता 2015। देशों ने जलवायु संबंधी सभी कार्रवाइयों में मानवाधिकारों का सम्मान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। मानवाधिकार व जलवायु कार्रवाइयों पर जिनेवा संकल्प 2015 अपनाया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार और जलवायु विशेषज्ञों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं एवं ज्ञान को साझा करना है। भारत में शुरू की गई पहले। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना घोषित की गई।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया आदि। करा सुप्रीम कोर्ट ने भी जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में वैश्विक मानवाधिकार सिद्धांत क्या है ये देखेंगे। करा है अंतर पीढ़ीगत समानता का सिद्धांत देखेंगे। करा यह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रत्येक पीढ़ी के अधिकारों और भविष्य में इन संसाधनों को संरक्षित करने के कर्तव्य को मान्यता देता है। कर जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करना और प्रभावी उपाय सुनिश्चित करना है। करा सुप्रीम कोर्ट ने भी जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। विश्व व्यापार संगठन ने ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की। कर रिपोर्ट में व्यापारिक संबंधों में विखंडन के शुरुआती संकेत को रेखांकित किया गया है। कर विश्व व्यापार संगठन ने ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की है। कर रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। ध्यान देना सबसे पहले कि विश्व व्यापार संगठन जो है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है। कर 2023 में मध्यवर्ती वस्तुओं का व्यापार सामान्य स्तर से 6% कम था, जबकि इस दौरान गैर मध्यवर्ती वस्तुओं का व्यापार स्थिर रहा था। कर मध्यवर्ती वस्तुओं का व्यापार वास्तव में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की स्थिति का संकेत देता है। कर चीन के कुल पार्ट्स और एक्सेसरीज व्यापार में एशियाई व्यापारिक भागीदारों की हिस्सेदारी थोड़ी कम हो गई है। कर 2019 में यह हिस्सेदारी 12.8% थी, जो अब कम होकर 7.2% पर आ गई है। कर विश्व के 2 मुख्य पोत परिवहन मार्गों से होने वाले व्यापार में बाधा आने से वैश्विक व्यापार की मजबूती प्रभावित हुई है। ये 2 मुख्य पोत परिवहन मार्ग हैं। पनामा नहर। कर वैश्विक व्यापार का 6% भाग इस नहर के जरिए होता है। ताज़ा जल की कमी के कारण वर्तमान में नहर की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है। दूसरा है सुएज नहर। कर वैश्विक व्यापार का लगभग 12% भाग इस नहर के माध्यम से होता है। कर यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर हूथी विद्रोहियों द्वारा हमलों के कारण व्यापार में बाधा उत्पन्न हो रही है। कर केप ऑफ गुड होप के आसपास कार्गो यातायात मार्ग में बदलाव होने से एशिया से यूरोप की यात्रा में लगभग 10 दिन अधिक लग रहे हैं। सेवा में विखंडन। कर डेटा प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने की वजह से संभवतः सेवा व्यापार में भी विखंडन देखा जा रहा है। कर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं में फ्रेड शोरिंग के संकेत प्राप्त हुए हैं। कर एशिया ज़्यादातर भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात 45.1% से गिरकर 32.6% हो गया है। हालांकि उत्तरी अमेरिका के देशों से संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात में वृद्धि दर्ज की गई है। कर फ्रेड शोरिंग एक व्यापार व्यवस्था है। इसके अंतर्गत किसी देश का आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क राजनीतिक और आर्थिक सहयोगियों पर केंद्रित होता है। इसका तात्पर्य गठबंधन देशों से व्यापार संबंध बढ़ाने से है। कर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले। कर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव आरंभ किया है। कर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसके बारे में देखेंगे। कर इसके माध्यम से भारत को खाड़ी देशों से और फिर खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ा जाएगा। कर है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी IPEF। अब इसका क्या है? इसका उद्देश्य साझेदार देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। कर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग ने सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की है। कर रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नज़र हम देखेंगे। क्या है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग ने सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की है। कर रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। कर विकासशील देशों के लिए आवश्यक वित्त पोषण और वास्तविक वित्त पोषण में व्यापक अंतर मौजूद है। कर कोविड-19 से पहले यह अंतर $2.5 ट्रिलियन वार्षिक था, जो अब बढ़कर $4 ट्रिलियन वार्षिक हो गया है। कर वित्त प्राप्ति में भेदभाव। विकासशील देशों के समक्ष दीर्घकालिक और आकस्मिक वित्त पोषण दोनों की प्राप्ति के लिए अधिक कठोर शर्तें रखी जाती हैं। कर अनुकूल परिवेश का अभाव। कर विकासशील देशों में नीतियाँ और विनियामक एवं कराधान फ्रेमवर्क सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं।
करा SDGs की प्राप्ति के लिए कम वित्त पोषण की वजह है। करा विपदाओं और आपदाओं संबंधी जोखिमों में वृद्धि की वजह से राष्ट्रीय वित्त पोषण फ्रेमवर्क को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। करा जैसे जैसे कोविड-19 महामारी, आपदाओं की संख्या में वृद्धि होना आदि। करा है विकासशील देशों में औसत सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है। 2021 और 2025 के बीच औसत वार्षिक संवृद्धि दर लगभग 4% अनुमानित है। कर अल्प विकसित देशों को अपने कुल राजस्व का औसतन 12% ऋण पर ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ता है। कर अन्य चिंताएं क्या है तो डिजिटलीकरण के कारण उत्पन्न जोखिम, बढ़ते भू राजनीतिक तनाव आदि। रिपोर्ट्स में की गई मुख्य सिफारिशें। SDGs को प्राप्त करने के लिए कर राजस्व के नए अवसर सृजित करके कर संग्रह क्षमता बढ़ानी चाहिए। कर अन्य स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। कर उदाहरण के लिए मिश्रित वित्त जुटाने का नया तरीका सतत व्यापार और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवसाय संचालन के लिए समर्थन पर केंद्रित है। कर विकासशील देशों पर ऋण के बोझ से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए त्वरित एवं मजबूत कार्रवाई की आवश्यकता है। कर व्यापार, निवेश और सतत विकास के बीच सामंजस्य बढ़ाया जाना चाहिए। कर SDGs को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई योग्य उपायों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु डेटा और सांख्यिकी प्रणालियों में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि सशस्त्र बलों में संयुक्तता और एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए त्रिसेवा विचार मंथन सत्र परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया गया। कर रक्षा बलों में संयुक्तता का तात्पर्य सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने और दोहराव से बचने के लिए तीनों सेवाओं के संसाधनों के समन्वित उपयोग से है। कर इस क्रम में तीनों सेवाओं की विशिष्टता का भी सम्मान किया जाता है। कर संयुक्तता से भविष्य में रक्षा बलों के एकीकरण में मदद मिलेगी। कर यह रक्षा बलों के घटक तत्वों को एकल संरचना में औपचारिक रूप से जोड़ेगी। कर उदाहरण के लिए थिएट्राइजेशन के तहत तीनों सेनाओं की क्षमताओं को एकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। एकीकरण का महत्व। कर यह रक्षा बलों के बीच सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देगा और युद्ध लड़ने की एकीकृत क्षमताओं को प्रोत्साहित करेगा। कह रहा है यह रक्षा बजट व्यय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करेगा और रक्षा वित्त पोषण में कमी को दूर करेगा। कर इससे सेनाओं का आधुनिकीकरण और उन्हें भविष्य के युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है। कर भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति और प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने में भी मदद करेगा। सशस्त्र बलों के एकीकरण में चुनौतियाँ। कर संयुक्त सेवा के सिद्धांत संबंधी भावना की कमी, एक निश्चित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभाव है। कर सशस्त्र बलों के अलग अलग विंग्स में कई बार बदलाव का विरोध किया जाता है। एकीकरण के लिए की गई पहले। कर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद बनाया गया है। इसे 3 सेनाओं के संचालन, लॉजिस्टिक, परिवहन, प्रशिक्षण आदि में संयुक्तता लाने का कार्य सौंपा गया है। कर 2 संयुक्त कमानों, अंडमान और निकोबार कमान तथा सामरिक बल कमान का गठन किया गया है। आगे है कि SFC को परमाणु हथियारों का प्रबंधन और प्रशासन का कार्य सौंपा गया है। कर मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ सरकार को नी सेवा यानी तीनों सेवाओं से संबंधित सिंगल पॉइंट सैन्य सलाह प्रदान करता है। अब क्या है क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, उपचारात्मक याचिका, इसके बारे में देखेंगे। कर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के खिलाफ पारित ऑर्बिटल ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया है। कर क्यूरेटिव पिटीशन आखिर होता है क्या है। कर यह याचिका उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध अंतिम संवैधानिक उपाय है जिसका पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कर पुनर्विचार याचिका का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत किया गया है। कर क्यूरेटिव पिटीशन का संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। यह अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य बाद में प्रतिपादित की थी। कर क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 142 यानी पूर्ण न्याय करने की शक्ति पर आधारित है। तो ये सब पॉइंट ध्यान देना है किसके क्यूरेटिव पिटीशन से। चलिए आगे देखते हैं। कर क्यूरेटिव पिटीशन की अनुमति तब दी जाती है जब याचिकाकर्ता यह स्थापित करता है कि निर्णय में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। कर मामले की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश उस मामले में अपने हितों का खुलासा करने में विफल रहा है। कर न्याय निर्णय में पक्षपात होने की आशंका है और निर्णय से याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर है मेथनॉल के बारे में। तो कर संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेथनॉल युक्त अलग अलग हैंड सैनिटाइजर बाजार से वापस मंगा लिए हैं। तो जिसमें मेथनॉल था उसको सरकार ने क्या है
यूएसए की सरकार ने वापस मंगा लिया है। क्यों? करे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी कि मेथनॉल के संपर्क में आने से मतली, कोमा, दौरा, अस्थायी अंधापन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को स्थायी क्षति या मृत्यु भी हो सकती है। आगे है मेथनॉल, करे इसे गुड एल्कोहल भी कहा जाता है। करे हल्की तीखी गंध वाला, रंगीन और अत्यधिक वाष्पशील तरल पदार्थ हैं। करे यह जल में पूरी तरह से घुल जाता है। तो ये हल्की तीखी गंध वाला, रंगीन है, अत्यधिक वाष्पशील तरल पदार्थ है। करे यह जल में पूरी तरह से घुल जाता है। करे इसे एक वैकल्पिक ईंधन माना जाता है। उपयोग, करे सिंथेटिक रजक, फार्मास्यूटिकल्स इत्यादि। कर मेथनॉल विषाक्तता का उपचार, आखिर यदि मिथेनॉल विषाक्तता हो जाता है तो इसका उपचार क्या है? कर इथेनॉल या फोमेपिजोल नामक एंटीडोट का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ICAR द्वारा विकसित नए फॉर्मुलेशन। कर CAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित 3 नए माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन विकसित किए हैं। क्या है यहाँ पे? बैक्टोलाइम इंटीग्रेट्स। कर इसमें चूने की मात्रा के साथ PGPRS यानी पादपों के विकास को बढ़ावा देने वाले राइजोबैक्टीरिया शामिल हैं। करे बैक्टीरिया पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं और पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ाने में मदद करते हैं। फिर है बैक्टोजिप्सम। करे यह उच्च pH मान वाली मृदा में सुधार करता है, साथ ही मृदा में पादपों के लिए लाभकारी बैक्टीरिया की पूर्ति भी करता है। तो ये हो गया। और देखते हैं क्या है। कर है ट्राइकोजिप्सम। कर यह उच्च pH मान वाली मृदा में सुधार करता है और मृदा में ट्राइकोडर्मा की पूर्ति करता है। तो ये 3 तो हो गया। कर है ट्राइकोडर्मा एक फंगल बायो कंट्रोल एजेंट है। अब यहाँ पे जिप्सम क्या है? ये वो तो 3 था जो हो गया। कर यह कैल्शियम और सल्फेट युक्त यौगिक है। इसका मृदा की लवणता या क्षारकता को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं और भी होगा। कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127A क्या कहता है? कर भारत के चुनाव आयोग ने कहा है कि गुमनाम तरीके से लगाए जाने वाले आरोप प्रत्यारोप वाले होर्डिंग व बैनर पोस्टर की अनुमति नहीं है। यानी कि ऐसा होर्डिंग जो किसने लगाया क्या है वो आगे होगा। कर RPA 1951 की धारा 127A के बारे में। कर यह धारा ऐसे चुनावी पैम्पलेट, पोस्टर, प्ले कार्ड या बैनर की छपाई या प्रकाशन को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। कैसे? कर जिन पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम व पता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो सबसे पहले तो प्रिंटर कौन है और उसको प्रकाशित यानी कि पोस्टर को छपवाया किसने है। कर चुनाव प्रचार सामग्रियों पर प्रिंटर और प्रकाशक के नाम व पते का उल्लेख करना इसलिए जरूरी है ताकि ऐसी सामग्री के आदर्श आचार संहिता के फ्रेमवर्क या कानून के अनुसार नहीं होने पर इसकी जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जा सके। ठीक है, तो ये हो गया। आगे अच्छा उतना ही था उसमें। ये है आपका दूसरा पीजो इलेक्ट्रिसिटी। कर पुणे के कमांड हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक पीजे इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स किया गया है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। कर पीजो इलेक्ट्रिक BCI प्रणाली के तहत सुनने की दुर्बल या कमज़ोर क्षमता वाले रोगियों में चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को प्रत्यारोपित किया जाता है। कर पीजो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। कर इसमें पीजो इलेक्ट्रिक गुण प्रदर्शित करने वाले नॉन कंडक्टिव क्रिस्टल्स पर यांत्रिक दबाव देने पर उसके एक तरफ धनात्मक विद्युत आवेश और विपरीत दिशा में ऋणात्मक विद्युत आवेश हो जाता है। कर इसका उपयोग माइक्रोफोन, सेंसर्स, पीजो इलेक्ट्रिक मोटर्स आदि में किया जाता है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, कर भारत के जगजीत पवाड़िया को INCB के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। तो जगजीत पवाड़िया क्या है? INCB के अध्यक्ष। कुछ भी है यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, कर INCB के बारे में। ये एक स्वतंत्र और अर्ध न्यायिक निगरानी निकाय है। इसका कार्य संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण अभिसमय को लागू करना है। कर इसकी स्थापना नारकोटिक ड्रग्स पर सिंगल कन्वेंशन 1961 के अनुसार 1968 में की गई थी। कर सदस्य, इसके 13 सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किया जाता है। कर इसके कार्य निम्नलिखित
इसके कार्य के निम्नलिखित स्रोत हैं। नारकोटिक ड्रग्स पर सिंगल कन्वेंशन 1961 हुआ। साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन 1971 हुआ। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988। तो आज का कुछ ये आर्टिकल्स था। तो चलिए देखते हैं कुछ क्यूज इस पे क्रिएट किया गया है। आइए देखते हैं। हिग्स बोसोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिग्स बोसोन हिग्स फील्ड से जुड़ा मूलभूत कण है। तो ये हमने देखा, ठीक है। हिग्स ने 1964 में हिग्स बोसोन के अस्तित्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये भी हमने देखा। LHC विश्व का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ये भी हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे सही है ऑप्शन सी, सभी 3 सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह याचिका उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध अंतिम संवैधानिक उपाय है जिसकी पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये तो हमने देखा था ना, कितने सत्य है बताना है। क्यूरेटिव पिटीशन का संविधान में कोई उल्लेख चलिए यहाँ हटाते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन का संविधान में उल्लेख है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन तैयार किया गया था, लेकिन ये गलत है क्या? क्यूरेटिव पिटीशन का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, वही कोई रह गया था। क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय करने की शक्ति पर आधारित है। ये तीसरा सही है। तो यहाँ पे केवल 2 सही, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेथनॉल युक्त अलग अलग हैंड सैनिटाइजर बाजार से वापस मंगा लिए हैं। तो ये हमने देखा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी कि मेथनॉल के संपर्क में आने से मतली, कोमा, दौरा, अस्थायी अंधापन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अस्थायी क्षति या मृत्यु भी हो सकती है। तो किस कारण से हटाया उसका वो व्याख्या कर पा रहा ना, इसलिए क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वतंत्र और अर्थ न्यायिक निगरानी निकाय है। ये तो हमने देखा, सही है। इसके 13 सदस्य हैं। सदस्यों को चुनाव संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किया जाता है। ये भी हमने देखा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन डी, ठीक है। WTO विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये 2 आपको बताना है कमेंट में। संसद में किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए पूर्ण बहुमत का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, चारों में से क्या होगा ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है कि भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सी समानताएं हैं? पहला, संसद की सर्वोच्चता। दूसरा है राज्य के निर्वाचित प्रमुख। 3 बहुमत प्राप्त दल का शासन। नीचे है दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।